मोदी जी का जिस संघ के प्रचारक रहे उसका संघ चालक थे गोलवलकर। और गोलवलकर ने जब हमारे देश का संविधान बना और संविधान में महिलाओं को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को जब बराबर वोट का अधिकार मिला तो संविधान की प्रति जलाने का काम आरएसएस ने किया। लेकिन सर आरएसएस ही अभी देश को एकदम एक मिनट थोड़ा सुन, पहले सुनो, आप पहले थोड़ा सुनो। एक तो ये काम किया, दूसरा पाप ये किया कि किसी भी कीमत पे हमें दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों को बराबर दर्जा देने का ये हमको स्वीकार नहीं है। ये बात गोलवलकर ने कही और जिस गोलवलकर ने ये कही उस गोलवलकर, उसी आरएसएस की नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से सम्मान किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अमेरिका ने तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसकी संपत्ति जब्त करने वाला है। किसका? आरएसएस का। आरएसएस पर, आरएसएस को कोई छू सकता है? अरे पहले थोड़ा सुनिए, पहले थोड़ा, कैसे संपत्ति, अरे पहले थोड़ा सुनेंगे। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात है, संपत्ति जब्त करने की बात है और मैं आपको बताता हूं उसका कारण भी है। भारत के अंदर और दुनिया के अंदर, न केवल सुनिए, आपको एक बात और मैं बता दूं दर्शकों, जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये बताने के लिए 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल गए लेकिन उसे आतंकवादी नहीं बता पाए और भारत को अनटचेबल कर दिया। भारत का नामो निशान, भारत को यह कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है, उस दशा में पहुंचा दिया। कारण आरएसएस के कारण जो नफरत फैलाई जा रही है, उसी नफरत का नतीजा है कि भारत पूरे विश्व में अलग थलग पड़ रहा है। सर उन्हीं से निकला हुआ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो मोहब्बत की बात करता है, जो भाईचारा की बात करता है, जो सबको एक साथ लेकर चलने की बात। कहां पर? एक मिनट, उनका नारा यह सबका साथ सबका विकास। अच्छा मुझे बताइए, लोकसभा में भाजपा के जो सांसद हैं उनमें एक भी मुसलमान एमपी है क्या? मैं आपको बता दूं, जो आप बात कर रहे हो, आरएसएस और भाजपा के लोग भले 100 साल लोगों के संग को, पर आरएसएस की औकात इतनी नहीं है कि एक भी लायक नेता तैयार कर दे। बिहार में 7वीं फेल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज आरएसएस के 100 साल हो गए लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री काबिल आदमी को बनाने के लिए इनके पास एक भी लायक भाजपा में नेता नहीं है। उन्हें उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा जिसने जीते जी नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। मैं आपके माध्यम से दावे से कह रहा हूं, यह बात तो पब्लिक डोमेन पर है, नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री, 7वीं फेल अपनी विधानसभा स्पीकर को जलील करने वाला सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। तो आप समझिए, जिस आरएसएस के 100 साल हो गए, उस आरएसएस के पास में आसाम में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं, और मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लायक नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के 100 साल में पैदा किए गए लोग भाजपा के लिए नालायक हैं। यह सिद्ध होता है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर, भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने पर तय हो चुका है कि संघ के नालायक लोग ही होते हैं, इस लायक भी नहीं होते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर एक भी लायक है बिहार का कोई भाजपाई नेता, आरएसएस का नेता, तो मैं चैलेंज करता हूं वो जरा सम्राट चौधरी को चुनौती देकर दिखाए। इनमें इसलिए जिस संघ के, जिस आरएसएस के लोगों को भाजपाई नालायक समझते हो, उसको हम नालायक न समझे उस संघ को, और उसको अमेरिका नालायक न समझे, ये तो बहुत घिनौनी बात है। आखिर में आप बता दीजिए, क्या आप पर्सनली चाहते हैं आरएसएस बैन होना चाहिए, आरएसएस देश में नहीं रहना चाहिए? आरएसएस जैसे संस्थान जो है, कौन संस्थान है, कहाँ संस्थान है, कहाँ नाम है, कहाँ पता है, क्या एड्रेस है? बताया गया मोदी जी। अरे उसका कौन मेंबर है? किला से मोदी जी कह रहे हैं जो एनजीओ। अरे सर एक बता दूं, अगर देखो आप समझो पहले, हेलो जो आप देखिए, या तो आपको ज्ञान कम में सवाल करते हो। भारत का आदमी सोशल मीडिया में क्या देखता है, ये जानकारी सरकार तक जाएगी, लेकिन भारत का आरएसएस का दुनिया से कहां से पैसा लेगा, ये किसी को जानकारी नहीं जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री अपना एनजीओ बनाएगा और कोई उसका हिसाब किताब नहीं मांग सकता, उसका पीएम चाय की दुकान का नहीं है, ये पैसा आपके हिस्से का है।
2,500 हजार रुपए महीने के हिसाब से मैं तो अपील करता हूं। सर अब एक मिनट देने की बात वो अरे मैं सुनिए बंगाल की बात एक पहले आ रहा हूं। पहले तो दिल्ली की मां बहनें मुकदमा दर्ज करवाएं रेखा गुप्ता के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वादा खिलाफी। और पश्चिम बंगाल की मां बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जब ये दिल्ली में वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आपको पैसा कैसे देंगे। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, पश्चिम बंगाल के वोटिंग के दिन वहां वोटिंग पड़ रहा होगा और नरेंद्र मोदी भारत के राजधानी दिल्ली में नोट बांट करके यहां से प्रचार करके और वहां के वोटर को प्रभावित करने का खेल भी करेगा। जानते हैं हाँ मैं जानता हूं वहां पर बंगाल में किस तरीके से घुसपैठिए है, किस तरीके से ममता दीदी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। यही बात तो कर रहे मोदी जी। अरे सुनिए भाई, नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए। हमारे देश में तेल और गैस का अकाल पड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट लेना है तो बांग्लादेश को डीजल दिया गया। तमिलनाडु में वोट लेने के लिए श्रीलंका को डीजल दिया गया। इस खेल को आपको और हमको समझना चाहिए। बांग्लादेश को डीजल देने मैं नहीं जा रहा हूं, बांग्लादेश को डीजल देने के लिए आरएसएस के नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है ताकि मुसलमानों को खुश करके उनका वोट लिया जा सके। तमिलनाडु में वोट लेने के लिए श्रीलंका में जा करके वोट देने के लिए ताकि लिट्टे समर्थक खुश हो जाए और वो कहें कि भैया हमने श्रीलंका को वोट दिया तो फिर तमिलनाडु के तमिल भी हमें वोट दे सके। ये खेल किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं 3 बातें, फिर आप बीच में समझते नहीं मामले को। एक, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का जो कानून बना था उस कानून में एक प्रावधान शामिल किया गया कि जनगणना के बगैर आपका आरक्षण आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा बात, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसको भी मां बहनों को सोचना चाहिए। और तीसरी बात, अधिसूचना की तारीख और बीच में 3 दिन का सत्र बुला करके 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होती है और 16 अप्रैल को ही उस कानून में तब्दीली करने का प्रावधान लाया जाता है। और तब्दीली क्या की जा रही है, कहा जा रहा है अब अरे भाई तो तुमसे आप सुनिए, दर्शकों को यह भी समझना चाहिए। पूरे विपक्ष ने यह कहा कि कानून में बहुत छोटा सा बदलाव करना है और वो बदलाव ये करना है जो 543 सीटें हमारी लोकसभा की हैं उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। सारी विपक्ष ने ये कहा हम एक स्वर में इसके लिए तैयार हैं। मोदी सरकार चाहे आज पास कर दे या मोदी सरकार चाहे तो 15 दिन के बाद में इसको संसद में लेकर आए। मोदी जी का जो भाषण था उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे, उस रात की जहां तक की बात है, जो ये लोग नहीं चाहते पश्चिम बंगाल के दूर दराज गांव की महिलाएं संसद तक का सफर तय करे। वो लोग नहीं चाहते जो बिहार के दूर दराज के गांव की महिलाएं संसद तक का सफर तय करे। ये लोग विरोधी है, आप लोग विरोधी हैं। तो एक मिनट, जो लोग ये कहते हैं कि पहले जनगणना होगी और तब संसद में महिलाएं आएंगी, वो चाहती हैं कि संसद में महिलाएं पहुंचे, या जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, आरक्षण दे दो, एक 33% आरक्षण दे दो। पूरा विपक्ष कह रहा है कि महिलाओं को आरक्षण दे दो। अब वो क्या करें, पहले दोबारा आप सवाल है तो समझ नहीं रहे। दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं 543 सीटें हमारे देश में लोकसभा में हैं। इन 543 सीटों में कोई तब्दीली और जनगणना करने की जरूरत नहीं है। पूरे विपक्ष ने यह कहा है राहुल गांधी की अगुवाई में कि हम 33% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, आप 33% आरक्षण का प्रावधान लेकर आ जाओ। मोदी सरकार ने कहा संसद के अंदर हम किसी भी कीमत में 543 सीट में से एक भी सीट भारत की महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं। अब दर्शकों को सोचना चाहिए महिलाओं का दुश्मन कौन है, महिलाओं को आरक्षण न देने वाला कौन है। 2023 में जो कानून बन चुका था उसको अधिसूचना जारी करने में 3 साल तक लटका के रखने वाला पापी कौन है, अपराधी कौन है, ये भी मोदी सरकार है। अब आप बताइए कि आप ही कानून बनाए, सर्वसम्मति से पास। मोदी जी ने बहुत सही कहा, हमारे देश के अंदर 2 किस्म की राजनीतिक धारा के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग। सत्ता पक्ष के लोग किसी भी कीमत में जो 543 हमारे देश की लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं करना चाहते हैं। और पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया और कहा संसद के अंदर, भरी संसद के अंदर देश और दुनिया दर्शक थी, देश और दुनिया ने देखा। पूरे विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि 2023 में जो कानून पास हुआ सर्वसम्मति से
उस कानून को अभी लाओ और तत्काल ला करके उसमें 543 सीटों में से 33% आरक्षण देने का प्रावधान शामिल कर दो, हम साथ हैं। लेकिन मोदी जी और उनके गठबंधन ने कहा, उनकी सरकार ने कहा, हम 543 सीटों में से एक भी सीट महिलाओं को नहीं देंगे। तो अब आपका जो सवाल है और दर्शकों को सोचना चाहिए, देश की महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ कौन है। दूसरी बात, उस कानून के संदर्भ में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल गिर गया। ये बहुत झूठ और बेईमानी भरा मामला है। सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ, उसकी अधिसूचना जारी करने में मोदी सरकार को 3 साल क्यों लगे, ये देश की करोड़ों महिलाओं को सोचना चाहिए। एक दूसरी बात, इसका टाइमिंग देखा जाए, जब चुनाव चल रहे हो तो हमने हर देश के अंदर जो भी चुनाव हुआ वो भारत पाकिस्तान के नाम पर हुआ। भारत पाकिस्तान बोलने से इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक कटने जा रही है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला है, मैं तो संसार में सबसे बड़ा आतंकी देश मानता हूं अमेरिका को। सर, इससे महिला बिल का क्या लेना? मैं यही आ रहा हूं, यही तो बदनाम कर रहे हैं आप लोग। चाहते नहीं है महिला आगे बढ़े। देखिए, मैं कह रहा हूं, इसके महिला इसीलिए क्यों ऐसे टाइम पर, एक तो इस समय भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस समय शांति के दूत के रूप में पूरी दुनिया में भूमिका अदा कर रहा है। भारत ही नहीं, भारत के करोड़ों घरों में गैस के लिए अकाल पड़ गया था इसी युद्ध के बीच में। इसलिए भारत के ही करोड़ों परिवार नहीं, पूरे संसार में सब लोग ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर वो जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ये आतंकी हमला है, ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और ये जो शांति का पैगाम लेकर के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इस समय भारत पाकिस्तान मोदी नहीं कर सकते थे। तो एक मिनट, तब वोट मांगने के लिए क्या करेंगे? आप भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते, आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक नया एजेंडा शुरू किया। वो क्या करा? महिला और महिला विरोधी का। लेकिन मैं आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के बराबर आबादी का पाकिस्तान, उसने जो शांति की भूमिका अदा करने जा रहा है। एक दूसरा, एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी पहले एप्स्टीन के इशारे पर 2017 में जाकर के इजराइल में डांस करते हैं और अब 2026 में ठीक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले से पहले 2 दिन पहले इजराइल जाते नहीं है। नरेंद्र मोदी का आप यूनिफॉर्म कोड देखिए,